मेरठ की रहने वाली एक महिला ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा और पत्र लिखने के बाद कहा कि उसका पति उसकी जान का प्यासा बना हुआ है, वो उसे मार देगा, इसलिए मेरी रक्षा की जाए। ये पत्र जाता जरूर है, लेकिन इस पत्र का कोई जवाब नहीं आता, तो वो महिला परेशान होकर फिर मेरठ के एसएसपी के पास एक पत्र लिखती है और उस पत्र में भी वही बात लिखती है जो उसने योगी आदित्यनाथ के लिए लिखी थी। इसके बाद फिर मेरठ के एसएसपी ने इस मामले की अपने स्तर से जो जांच कराई, जांच में ये पता चलता है कि उस महिला के पति से झगड़ा हो जाता है, विवाद हो जाता है और महिला ने जो आरोप लगाए हैं, शायद ऐसा लग रहा है कि पारिवारिक विवाद के चलते कुछ आरोप ज्यादा बड़े लगा दिए। इसलिए पुलिस ने इस मामले को उतनी गंभीरता से नहीं लिया जितना गंभीरता से लेना चाहिए था। तभी उस महिला से किसी ने कहा कि तुम्हें उत्तर प्रदेश के संभल में एक एएसपी हैं अनुकृति शर्मा, जो आईपीएस ऑफिसर हैं, तुम्हें उनसे मिलना चाहिए, उनसे पूरी बात रखनी चाहिए, वहां से तुम्हें जरूर मदद मिलेगी। मामला मेरठ का था, मदद मांगने के लिए वो संभल पहुंच जाती है। वहां जाने के बाद पूरी कहानी बयां करती है। एएसपी अनुकृति शर्मा ने जैसे ही बात सुनी, उन्होंने कहा कि तुम परेशान मत हो, घर जाओ और हम इस मामले की अपने स्तर से जांच पड़ताल करेंगे, फिर तुम्हें बताएंगे। इस मामले को गंभीरता से लिया गया और गंभीरता से लेने के बाद फिर अपने स्तर से जांच पड़ताल की गई और जांच पड़ताल करने के बाद कुछ बात सच पाई जाती हैं। इसके बाद अनुकृति शर्मा ने मेरठ के डीआईजी साहब, जो कलानिधि नेथानी होते हैं, उनको बातचीत की और बातचीत करने के बाद कहा कि साहब इसमें दिखा दीजिए, कुछ इस तरह की बात सामने आती है। अब ये बात मेरठ पहुंच जाती है और मेरठ से फिर पहुंच जाती है हापुड़। इसके बाद ये पता चलता है कि महिला ने जो अभी तक बात कही थी, आरोप लगाए थे, उसमें तो सच्चाई है। दरअसल उसके पति ने एक दो नहीं 3 कत्ल कर दिए थे और चौथे कत्ल की वो तैयारी में लगा हुआ था, लेकिन उससे पहले ये भंडाफोड़ हो जाता है। ये कहानी लोगों के सामने आ जाती है और जब लोगों के सामने कहानी आती है तो इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली कहानी लोगों के गले नहीं उतर रही थी। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार कोई इंसान कलयुग में इतना भयानक कदम कैसे उठा सकता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ की। फरवरी 2024 की ये बात है। एक व्यक्ति जो कि मवाना रोड के शनि मंदिर के पास, जो गंगानगर है मेरठ में, वहां का वो रहने वाला होता है। नाम उसका विशाल सिंघल होता है। विशाल सिंघल की फरवरी 2024 में शादी होती है श्रुति नाम की एक लड़की से। शादी होकर जब वो घर आती है तो उसकी मुदखाई करने के लिए कई अलग अलग महिलाएं बारी बारी से आ रही थीं और आने के बाद ज़्यादातर महिलाओं का एक ही बात कहना था कि तुम पहली वाली से कहीं ज़्यादा सुंदर हो। पहली वाली इतनी सुंदर नहीं थी जितनी सुंदर वो थी, लेकिन हर बार कोई महिला जब आती थी तो एक नई बात कहने लगती थी। अब इस नई नई दुल्हन को बड़ा एहसास होता है, आवाज़ होता है कि ये सब यहाँ चल क्या रहा है। उसको तो बताया गया था कि उसकी एक ही शादी हुई थी और उस शादी होने के बाद उसकी पत्नी की मौत हो चुकी है, इसलिए वो दूसरी शादी हुई है। लेकिन इस तरह से बारी बारी से जब अलग अलग महिलाओं ने ये बातचीत की है तो ऐसा लग रहा है जैसे इसने पहले 13 शादियां कर चुका है, ये तो उसकी 14वीं बीवी है। ये बात सुनने के बाद उसे पहली बात तो यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन जब उसने अपने स्तर से जांच पड़ताल करना शुरू किया तो पता चलता है कि साल 2022 में उसकी पहली पत्नी की मौत हो जाती है और पहली पत्नी की मौत के बाद फिर उसने एक महिला को घर पर लेके आ जाता है। उसके 2 बच्चे होते हैं। कुछ दिन तो ठीक ठाक रहता है, लेकिन पति पत्नी के बीच में विवाद ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए उसकी जो पत्नी है वो अपने दोनों बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाती है। अभी 6 महीने भी नहीं गुजरे थे उसके गए हुए कि एक और महिला को वो घर लेके आ जाता है। उसको एक बेटी भी होती है। ये भी लगभग 6 महीने के आसपास यहाँ इस विशाल सिंघल के साथ रुकी थी, लेकिन विशाल सिंघल के साथ रुकने के बाद ये भी महिला चली जाती है। तब उसकी ऑफिशियल शादी होती है फरवरी 2024 में, लेकिन महिलाओं ने जिस तरह की बात कही उस हिसाब से उसको बड़ा अजीब लग रहा था। अब ये इसी बात को देखते हुए कि इसका पति ने झूठ बोलकर इससे शादी की है, तो इन दोनों के बीच में मनमुटाव की स्थिति पैदा हो जाती है। गुस्सा भी आने लगता है और कई बार आपस में झगड़े भी होने लगते हैं। जब झगड़े होते थे तो बार बार वो इसी बात को कहती थी। इसी बीच में इसको पता चलता है कि 25 जनवरी 2024 से लेकर 6 फरवरी 2024 के बीच में उसने फॉर्च्यूनर लेजेंडर एक गाड़ी होती है जिसकी कीमत लगभग 50 लाख रुपए के आसपास बताई जाती है। एक निशान कंपनी की मैग्नाइट गाड़ी होती है, उसको भी लिया। एक मारुति की ब्रेजा ली और रॉयल एनफील्ड, उसने एक बुलेट मोटरसाइकिल भी ली। इस तरह की वो इतनी सारी गाड़ियां, ये सब शानो शौकत के साथ रह रहा था। हालांकि घर उसका छोटा होता है, लेकिन ये भी बात कहीं ना कहीं उस महिला को परेशान कर रही थी। एक दिन ऐसे ही बातचीत कर रही थी और बातचीत करने के बाद बस पति और पत्नी में कुछ विवाद ज्यादा बढ़ जाता है। विवाद इतना बढ़ता है कि पति को गुस्सा आता है। गुस्सा आने के बाद वो अपनी पत्नी पर हमला कर देता है और हमले में उसकी कोशिश थी कि उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ देगा और जब रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी तो वो बिस्तर पर पड़ जाएगी, उसके बाद उसका कत्ल कर देगा। ये बात जब उसे पता चलती है, जो उसके साथ मारपीट की जा रही थी, तो वो किसी तरकीब से उसने अपनी जान बचाई। उसने अपने पिता को और भाई को पूरी कहानी बताई। पिता और भाई आते हैं और उस महिला को लेकर अपने साथ चले जाते हैं। वो भी नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी के साथ आखिरकार ऐसा कुछ भी हो। जब वो घर जाती है, तब घर जाने के बाद उसने जो एक बात बताई, उसने कहा कि पिताजी आपको पता नहीं है, मेरे नाम पर उसने 3 करोड़ रुपए का बीमा करा रखा है और उसकी कोशिश है कि वो हत्या करके और इस बीमे का वो लाभ उठा लेगा। जैसे घर वालों ने बात सुनी, उनको भी बड़ा
आश्चर्य हो रहा था, अचरज लग रहा था। उन्हें लग रहा था कि शायद हो सकता है कि ये ज्यादा गुस्से में है इसलिए इस तरह की बातें कर रही है। लेकिन उस महिला ने शांति नहीं रखी, और शांति न रखने की वजह यही थी कि वो चाहती थी कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। इसलिए अक्टूबर 2024 की बात है, उस महिला ने एक शासन को पत्र लिखा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। लेकिन इस तरह के पत्र तो प्रतिदिन की संख्या में बड़े मात्रा में जाते हैं, हर एक पत्र की जांच होना भी ये स्वाभाविक नहीं है। लेकिन इसके बाद वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, तभी उस महिला ने मेरठ के एसएसपी से भी शिकायत की, और एसएसपी से शिकायत करने के बाद कहा कि उसका पति उसकी जान का प्यासा है, वो उसे मारना चाहता है। अब इसके बाद मेरठ के एसएसपी ने भी आदेश किए, या जो भी जिस तरह से जांच हुई, उस महिला को उस जांच से संतुष्टि नहीं होती है। तभी किसी ने सलाह मशवरा दिया कि आपको संभल जाना चाहिए। संभल में एक आईपीएस ऑफिसर है अनुकृति शर्मा, उनसे मुलाकात करनी चाहिए, उन्हें पूरी कहानी बतानी चाहिए। वहां जाकर जब पूरी कहानी बताई जाती है, जब उसके बाद उन्होंने अपने स्तर से इस मामले की जांच पड़ताल कराई, तो पहला मामला जो निकल के सामने आता है 21 जून 2017 की ये बात है। विशाल सिंघल अपनी मां के साथ, जो उनकी मां का नाम प्रभा देवी होता है, वो हापुड़ के पिलखुआ की तरफ थे। इसी बीच में ये पता चलता है कि अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी है, और टक्कर मारने की वजह से उनकी जो मां है वो गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। मां को तत्काल प्रभाव से सरस्वती मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया जाता है, और वहां भर्ती कराने के बाद पता चलता है कि डॉक्टर कहते हैं कि हम इन्हें बचा नहीं सके, यानी कि इनकी मौत हो गई है। बस जैसे ही मौत की खबर परिवार वालों को पता चलती है, परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। और उसके बाद फिर वक्त आगे बढ़ जाता है, और पता चलता है कि जो मां थी प्रभा देवी, दरअसल उनके नाम से कुछ इंश्योरेंस की पॉलिसी थी, और इंश्योरेंस की पॉलिसी में बेटा नॉमिनी होता है। तो बेटे को मां के मरने के बाद 25 लाख रुपए का आर्थिक लाभ मिल जाता है, उसके खाते में पैसे आ जाते हैं, और उसकी जिंदगी में एकदम, हालांकि वो छोटा मोटा काम करता था, जैसे फोटोकॉपी का काम करना है या पिताजी का फोटोग्राफी का काम है, तो उसी में वो हाथ बढ़ाता था। लेकिन एक साथ 25 लाख रुपए जो उसके पास आ जाते हैं, तो 25 लाख रुपए से उसको कुछ एहसास होता है कि हाँ, कुछ बड़ा हो गया, कुछ बढ़िया हो गया। इसके बाद फिर कहानी दूसरी आती है, सेकंड नंबर कहानी साल 2022 की बात है। इसकी पहली पत्नी का नाम एकता सिंघल होता है। एकता सिंघल के एक दिन अचानक से उल्टी और दस्त लग जाते हैं, वो बीमार हो जाती है। जब बीमार हो जाती है तो मेरठ का एक नामी हॉस्पिटल होता है, उस हॉस्पिटल में वो अपनी पत्नी को एडमिट करा देता है, और एक हफ्ते तक वो एडमिट रहती है, उसका इलाज चलता रहता है। और हॉस्पिटल से खबर आती है कि एकता सिंघल अब इस दुनिया में नहीं रही, यानी कि वो भी मर चुकी हैं। इसके बाद फिर घर वालों को भी पता चलता है, रिश्तेदारों को पता चलता है, लोगों का रो रो के बुरा हाल हो जाता है कि कैसे होगा, इसको एक बच्चा भी है, उसकी परवरिश कैसे होगी। लेकिन जब कहते हैं कि मौत के बाद तो इंसान को सब्र ही करना पड़ता है, एकता सिंघल की मौत के बाद भी सब्र कर लिया गया। और यहाँ इसके कुछ दिन के बाद ये पता चलता है कि इसके नाम से भी कुछ पॉलिसी थी, बीमा पॉलिसी, उसकी मौत का उसको लाभ मिल जाता है। यानी कि अब की बार पहली बार आए थे 25 लाख रुपए, अब विशाल सिंघल के खाते में आ जाते हैं 80 लाख रुपए। 80 लाख रुपए मिल जाते हैं। अब उसके खून मुंह लग चुका था, ऐसी कुछ कहावत होती है, जब पैसे मुंह लग जाते हैं तो कहा जाता है कि खून मुंह लग गया है। इसके बाद इसने पत्नी मरने के बाद उसे घर में खाना कौन बनाएगा, किस तरह की दिक्कतें होनी शुरू हो जाती हैं। तब उसे 2 बच्चों की मां मिल जाती है, उसे घर ले आता है, उसके साथ भी वो मारपीट करना शुरू कर देता है। यानी कि दोनों के बीच में तनातनी की स्थिति पैदा हो जाती है, बात बनती नहीं है। वो 6 महीने बाद छोड़ के चली जाती है। फिर दूसरा मौका मिलता है, एक बच्चे की मां होती है, वो महिला घर पे आती है, वो भी ज़्यादा दिन नहीं टिक पाती, करीब 5-6 महीने के आसपास रुकती है। उसे लगता है कि शायद यहाँ रहेगी तो उसका सही नहीं होगा, वो भी यहाँ से चली जाती है। फरवरी 2024 में ऑफिशियल शादी कर लेता है, और शादी करने के बाद ही कुछ अभी 15-20 दिन ही गुजरे थे। इसी बीच में वो अपने जोश में आने के बाद एक दिन अपनी पत्नी से कहता है, पता है पिताजी मरने वाले हैं। जैसे उसने अपनी पत्नी से कहा पिताजी मरने वाले हैं, वो कहती है कि पिताजी तो बिल्कुल स्वस्थ हैं, ठीक ठाक हैं, ऐसे कैसे मर जाएंगे। उसने कहा कि पिताजी को कैंसर है, तुम्हें पता नहीं है इस बात का। जब वो बात सुनती है तो उससे बड़ा आश्चर्य होता है, अचरज होता है। लेकिन इसी बीच में वो तारीख थी 27 मार्च 2024, वो गंगा नहाने के लिए जाते हैं, और जब गढ़ से वापस अपने घर की तरफ आ रहे थे तो आते ही रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है। और एक्सीडेंट के बाद उनको एक हॉस्पिटल होता है, मेरठ का नवजीवन हॉस्पिटल, वहां पर उनको एडमिट कराया जाता है, और एडमिट कराने के बाद उनका इलाज भी होता है। लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि हम इन्हें बचा नहीं सके, दरअसल उनकी मौत हो जाती है। उसने अपने पिता के नाम पर लगभग 64 बीमा पॉलिसी कराई थी, और वह जोश में आकर अपनी पत्नी से कह देता है कि कम से कम पिता के मरने के बाद 50 से 60 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, देखना हम कितने मालामाल हो जाएंगे। जब पत्नी ने यह बात सुनी तो पत्नी को बड़ा आश्चर्य हो रहा था, और पत्नी का दिमाग यहीं से ठनक जाता है, क्योंकि पत्नी के नाम भी उसने 3 करोड़ रुपए का बीमा जो करा लिया था। हालांकि जब उसके साथ मारपीट ज्यादा होती है, जब वो जाती है, जाने के बाद फिर मामला पुलिस तक पहुंचता है, पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करती है, और जांच पड़ताल में जब ये बात सामने आती है तो ये जानकारी निकल के सामने आती है कि मां के सर में उसने कोई भारी वस्तु मारी थी, जिसकी वजह से उसकी मां की मौत हो जाती है। पत्नी को उसने धीमा जहर दिया था, और यह भी बताया जाता कि दम घुटने से शायद उनकी मौत हुई थी। तीसरी कहानी में रोड एक्सीडेंट जो उसने दिखाया गया था, रोड एक्सीडेंट में जो कहानी उसने डॉक्टर को बताई थी, उस डॉक्टर की कहानी में और पीएम रिपोर्ट में जो निकल के आता है वो कुछ अलग अलग था। यानी कि पीएम रिपोर्ट कुछ और कहती है, और उसने जो डॉक्टर को जाके बताया था वो कुछ और बताया था। और यहीं से ये पता चलता है कि एक्सीडेंट होने से पहले ही पीएम रिपोर्ट से पता चलता है कि उसके पिता को बार बार शायद चोट दी गई थी, जिसकी वजह से उनकी हालत गंभीर हो जाती है, उन्हें गंभीर चोटें आती हैं, जिसकी वजह से
उनकी मौत हो जाती है। लेकिन जब इंश्योरेंस कंपनी को उसने डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराए थे, जिस हॉस्पिटल में रात के समय में मौत हुई थी उस हॉस्पिटल के डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए थे, बल्कि दूसरे हॉस्पिटल के डॉक्यूमेंट दिए थे इंश्योरेंस यानी कि बीमा पॉलिसी का लाभ लेने के लिए। और जिस वाहन से एक्सीडेंट हुआ था उस वाहन का कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया था कि आखिरकार किससे हुआ है, कौन सा वाहन था। तो उसने जो डॉक्यूमेंट्स थे उसमें कुछ हेराफेरी कर लेता है, और हेराफेरी करने की वजह से यहीं से पुलिस भी अपने स्तर से जांच करती है। और बीमा पॉलिसी की अलग अलग कंपनियां थीं, लगभग 39 करोड़ रुपए के आसपास, ये इससे ज्यादा देने थे इस व्यक्ति को। अब उस अलग अलग जो कंपनियां थीं, जैसे टाटा AIG है, आदित्य बिरला ग्रुप है, HDFC एग्रो है, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, इस तरह की लगभग 64 कंपनियां थीं। जब 64 कंपनियों के लोगों ने आपस में एक दूसरे से संपर्क किया, कुछ ना कुछ उनका सॉफ्टवेयर होगा जिससे पता चल जाता है कि इसके नाम से कुछ पॉलिसी हैं। जब पता किया तो उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि इसमें कुछ ना कुछ झोल है, कुछ ना कुछ बात है। उधर IPS अनुकृति शर्मा अपने लेवल से जांच पड़ताल कर रही थी, इधर बीमा पॉलिसी आपस में इस मामले की जांच पड़ताल कर रही थी। तभी निवा भूपा इंश्योरेंस कंपनी के ऑथराइज्ड पर्सन हैं, नाम उनका संजय कुमार है। उन्होंने हापुड़ की नगर कोतवाली में मुकदमा अपराध संख्या 0605/2025 हापुड़ नगर कोतवाली में FIR दर्ज कराई, और FIR दर्ज कराने के बाद पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया। विशाल सिंघल और उसका एक दोस्त होता है, उसको भी गिरफ्तार किया, और गिरफ्तार करने के बाद तभी पता चलता है कि करोड़ों रुपए यानी कि 50 करोड़ हैं या उससे ज़्यादा करोड़ रुपए हैं, उनका लाभ प्राप्त करने के लिए उसने अपने पिता की हत्या की, उसने अपनी माँ की भी हत्या की, उससे पहले उसने अपनी पत्नी की भी हत्या की, यानी कि तीन हत्याएं कर चुका था, और चौथी हत्या की वो तैयारी में था। लेकिन चौथी बीवी की वजह से, अब वो ऑफिशियल जो आसपास के लोग बताते हैं कि 4 बीवियां हैं, लेकिन कुछ महिलाएं ये भी बताती हैं कि ये 14वीं बीवी है। 14वीं है या चौथी है या फिर इससे ज़्यादा या कम है। अब पुलिस इस मामले की एक एक पहलू की बारीकी से जांच पड़ताल करके चार्जशीट तैयार करेगी, उसके बाद फिर अदालत में जाएगी और अदालत इस मामले में फैसला सुनाएगी। शायद बाकी की जिंदगी उसकी सलाखों के पीछे गुजरेगी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य है किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। ये कहा जाता है कि पाप का घड़ा एक ना एक दिन तो भरना ही होता है। इस विशाल सिंघल का भी पाप का जो घड़ा था वो भर चुका था, लेकिन पत्नी की मौत के बाद, माँ की मौत के बाद, पिता की मौत के बाद भरने में थोड़ी देर लगी। और जो एक और पत्नी आती है, उसने अगर सूझबूझ से काम ना लिया होता तो शायद ना जाने और भी कई हत्याएं वो कर सकता था। तो इसलिए सतर्क रहने की ज़रूरत है, जागरूक रहने की ज़रूरत है। और इस कहानी से तो यही तात्पर्य निकलता है कि अपनों पर भी विश्वास करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं शक की गुंजाइश रख के भी रखनी चाहिए।